कहते हैं रेत के जरों में भी राज छुपे होते हैं और पहाड़ों के सन्नाटे में कभी कभी सच की सरगोशियां सुनाई देती हैं। ये कहानी है बलूचिस्तान की एक बेटी की, नूरुलैन बलोच की। एक खामोश लड़की जिसकी जिंदगी में सब कुछ बदल गया जब उसने वो सुना जो नहीं सुनना चाहिए था। ये कहानी है उस जंग की जो बंदूक से नहीं, आंखों और कानों से लड़ी जाती है। ये कहानी है खौफ, धोखे और हुब्बुल वतनी की। और सबसे बढ़कर ये कहानी है उन गुमनाम लोगों की जिनके नाम कभी किसी किताब में नहीं लिखे जाते। ये मिस्क ओरिजिनल है, जहां हम बात करते हैं उन कहानियों की जिन पर अक्सर पर्दे डाल दिए जाते हैं। बलूचिस्तान के सिंगलाख पहाड़ों के दामन में एक छोटा सा गांव था। नाम बताना महफूज नहीं। वहां रहती थी नूरुल-ऐन। नूरुल-ऐन गंदमी रंग, तेज आंखें और चुपचाप रहने वाली। गांव छोटा था, जिंदगी सीधी सादी। लोग मिट्टी के घरों में बसते, कुएं का पानी पीते और अपने जानवरों से प्यार करते। लेकिन पिछले कुछ महीनों से गांव में एक अजीब बेचैनी थी। अजनबी चेहरे आते, कभी खैरात बांटते, कभी मदरसा बनाने के वादे करते। नूरुल-ऐन उनके सवालों पर चूक जाती। वो बार बार पूछते, ये सड़क किस तरफ निकलती है? हुकूमत के लोग किस दिन आते हैं? किस रास्ते पर फौजी काफिला गुजरता है? नूरुल-ऐन रातों को जागती, सोचती, ये सब कौन है? क्यों इतनी मालूमात लेते हैं? कुछ महीने पहले नूरुल-ऐन बाजार में सब्जियां लेने गई। वहां एक औरत बैठी थी, अजनबी, साफ लिबास, आंखों में खुद एतमादी। वो औरत नूरुल-ऐन के पास आई और धीमी आवाज में बोली, तुम्हारी आंखों में सच बोलने की हिम्मत है। कभी तुम्हें लगे कि तुम्हारे गांव में सब ठीक नहीं तो ये फोन इस्तेमाल करना। नूरुल-ऐन ने हैरत से देखा। औरत ने उसकी हथेली पर एक छोटा सस्ता सा मोबाइल रखा। नूरुल-ऐन कुछ बोलने ही लगी थी कि औरत गायब हो गई, जैसे कभी थी ही नहीं। नूरुल-ऐन ने वो मोबाइल अपने संदूक में छुपा दिया और वक्त के साथ सब कुछ भूलने की कोशिश की। लेकिन कुछ चीजें भलाई नहीं जाती। पिछले हफ्ते की बात है। रात गहरी थी, चांदनी मध्यम थी। नूरुल-ऐन पानी लेने के लिए बाहर निकली। अचानक घर के पीछे दो साए नजर आए। एक ने आहिस्ता आवाज में कहा, सब तैयार है, अगले हफ्ते धमाका होगा, सड़क बंद, हुकूमती काफिला उड़ा दिया जाएगा। नूरुल-ऐन के हाथ से लौटा छोड़कर जमीन पर गिर पड़ा। वो दबे कदमों वापस अंदर आई और सारी रात करवटें बदलती रही। उसे महसूस हुआ अब खामोश रहना मुमकिन नहीं रहा। अगली सुबह नूरुल-ऐन चुपके से संदूक में छुपा हुआ मोबाइल निकालकर गांव के बाहर एक दरख्त के नीचे जा पहुंची। वो मोबाइल कांपते हाथों से ऑन किया। स्क्रीन पर सिर्फ लिखा हुआ था इंसर्ट सिम, लेकिन उस औरत ने कहा था बस कॉल का बटन दबाना, सिग्नल खुद ब खुद तुम तक पहुंच जाएगा। नूरुल-ऐन ने कांपते हाथों से बटन दबा दिया। चंद लम्हे बाद एक सर्द, रुक रुक कर बोलती आवाज सुनाई दी। कौन? नूरुल-ऐन की आवाज लरज रही थी। मैं सब कुछ बताना चाहती हूँ। ये लोग हमारे बलूचिस्तान को जलाना चाहते हैं। फोन कट गया। नूरुल-ऐन के हाथ पसीने से भीग चुके थे। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे अंदाजा नहीं था कि अब उसकी जिंदगी कभी पहले जैसी न रहेगी। वो दिन नूरुल-ऐन के लिए कयामत का दिन था। वो हर अजनबी पर शक करने लगी। गांव में चलती बातें, लोगों के बदलते लहजे, हर चीज उसे खौफजदा करने लगी। शाम को माँ ने पूछा, कुछ परेशान लग रही हो? नूरुल-ऐन ने जबरदस्ती मुस्कुराकर कहा, बस थोड़ी गर्मी है। लेकिन उसकी आंखें एक बहुत बड़ी जंग लड़ रही थी। अगली रात नूरुल-ऐन को लगा कोई उसके घर के बाहर फिर रहा है। कभी कदमों की आहट, कभी दरवाजे पर हल्की दस्तक। अचानक दरवाजा जोर से बजा। नूरुल-ऐन की माँ ने दरवाजा खोला। बाहर दो अजनबी मर्द खड़े थे। एक ने दुपट्टा लपेटा हुआ था, दूसरा बस खामोश खड़ा रहा। अजनबी आहिस्ता बोला, तुम नूरुल-ऐन हो? नूरुल-ऐन की पलकें लरज गईं। वो बोला, हम उस इदारे से हैं जहां तुमने कॉल की थी। ये बात यहीं रहेगी। क्या तुम हमें वो सब कुछ बता सकती हो जो तुमने सुना? नूरुल-ऐन ने बमुश्किल कहा, अगर मैं बोलूंगी तो वो लोग मेरा गांव जला देंगे। अजनबी ने निगाहें सख्त करते हुए कहा, और अगर तुमने ना बोला
तो वो पूरा बलूचिस्तान जला देंगे। नूर उल ऐन खामोश रही। कुछ लम्हे यूं ही गुजर गए। फिर उसने आहिस्ता आवाज में कहा, पूछो जो पूछना है। नूर उल ऐन ने सब कुछ बता दिया। कौन लोग आते हैं, कब आते हैं, किन रास्तों पर जाते हैं, कौन सा मदरसा उनका ठिकाना है और कब हमला होने वाला है। अजनबी मर्द चूक गए, क्योंकि वो सब नाम कई महीनों से उनकी फहरिस्त में मौजूद थे। अजनबी ने संजीदा लहजे में कहा, हमें कुछ वक्त दरकार है, किसी को कुछ ना बताना, हम दोबारा आएंगे। नूर उल ऐन ने बस सर झुका लिया। रात को नूर उल ऐन अपनी चारपाई पर लेट तो गई, लेकिन उसकी आंखें बंद न हो सकें। बार बार उसे वो सरगोशियां सुनाई देती रहीं। सड़क बंद, काफिला उड़ा दिया जाएगा। और उसी रात नूर उल ऐन ने दिल में एक पुख्ता फैसला कर लिया, चाहे कुछ भी हो जाए वो सच नहीं छुपाएगी, अपने बलूचिस्तान के लिए। रात के पिछले पहर नूर उल ऐन चारपाई पर लेटी हुई थी, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। छत पर लटकता हुआ पंखा मध्यम सी आवाज में घूम रहा था और नूर उल ऐन की निगाहों के सामने दो ही तस्वीरें बार बार भर रही थीं, दुश्मन के वो खौफनाक अल्फाज और अपनी माँ का परेशान चेहरा। अगली सुबह नूर उल ऐन ने नमकीन चाय बनाई। माँ ने उसके कांपते हाथ देखकर कहा, तुम्हारे हाथ क्यों लरज रहे हैं, क्या कुछ छुपा रही हो। नूर उल ऐन ने नजरें झुका ली और कहा, कुछ नहीं अम्मा, बस थोड़ी थकन है। लेकिन उसके दिल में खौफ की गहरी लहर उठ रही थी। उसे महसूस हुआ कि वो ज्यादा देर तक सब कुछ छुपा नहीं पाएगी। उसी दिन दोपहर नूर उल ऐन कुएं से पानी भरने जा रही थी कि उसे वही दो अजनबी नजर आए जो पिछली रात उसके दरवाजे पर आकर सवालात कर रहे थे। उनमें से एक ने हाथ के इशारे से उसे बुलाया। नूर उल ऐन के कदम वहीं रुक गए, लेकिन उसने हिम्मत जमा की और उनके करीब जाकर पूछा, क्या हुआ। अजनबी आहिस्ता लहजे में बोला, जो कुछ तुमने बताया था वो सब सच निकला है। हमने उनके कुछ आदमियों पर नजर रख ली है। अब तुम्हें दोबारा उनके बारे में सब कुछ बताना होगा। और हाँ, आज रात तुम्हें हमारे साथ एक खुफिया जगह पर चलना होगा, लेकिन याद रखो ये खतरनाक है, सोच लो। नूर उल ऐन चंद लम्हे खामोश रही, फिर आहिस्ता आवाज में बोली, अगर मैंने सच ना बताया तो सब मारे जाएंगे। चलो, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। रात के अंधेरे में नूर उल ऐन एक गाड़ी में बैठी हुई थी। गाड़ी के शीशे स्याह थे और उसकी रफ्तार बेहद तेज। सड़कें कच्ची और उबड़ खाबड़ थीं। गाड़ी कभी पत्थरों से टकराती, कभी रेत में फंस जाती। नूर उल ऐन दिल ही दिल में खामोश दुआएं मांगती रही। कुछ घंटे बाद गाड़ी एक छोटे से पहाड़ी इलाके में रुकी। चारों तरफ रेत और खामोशी थी। सितारे करीब लग रहे थे, जैसे आसमान नीचे उतर आया हो। अजनबी बोला, ये जगह महफूज है, यहां हम बात कर सकते हैं, लेकिन याद रखो कुछ भी बाहर ना निकले। नूर उल ऐन को एक खेमे में बिठाया गया। सामने एक मेज जिस पर नक्शे, चंद तस्वीरें और कुछ फाइलें रखी थीं। एक आदमी बोला, तुमने बताया था कि वो लोग मदरसा के नाम पर हथियार छुपा रहे हैं, क्या तुमने उनका चेहरा पहचाना। नूर उल ऐन ने सर हिलाया। हाँ, वही हैं जिन्होंने गांव में मदरसा बनाने की बात की थी। वो गांव वालों को पैसे देते हैं और फिर उन्हें इस्तेमाल करते हैं। अजनबी ने कहा, देखो नूर उल ऐन, हम दुश्मन के अड्डे पर ऐसे ही नहीं चढ़ दौड़ते। हम पहले सबूत इकट्ठा करते हैं। दुश्मन को खबरदार करना हमारी सबसे बड़ी गलती होगी, इसलिए हम सब कुछ खामोशी से करेंगे। सिर्फ चंद लोग वहां जाएंगे, तुम्हारी मालूमात हमें रास्ता दिखाएंगी। नूर उल ऐन ने चूक कर कहा, तो क्या आप हमला नहीं करेंगे। अजनबी बोला, नहीं, हमला सिर्फ तब होता है जब सबूत इतने मजबूत हों कि कोई इनकार ना कर सके। हम दुश्मन को अभी खबर नहीं होने देंगे कि हम सब जानते हैं, वरना वो सब कुछ छुपा देंगे। लोग बदल लेंगे, ठिकाने बदल लेंगे। नूर उल ऐन आहिस्ता से बोली, तो मैं क्या करूं। अजनबी ने कहा, तुम बस उनका रोजमर्रा नोट करो, कौन किस वक्त आता जाता है, किन लोगों से बात करते हैं, और अगर मुमकिन हो तो कोई वीडियो या तस्वीर ले लो। नूर उल ऐन की आंखों में हिचकाहट थी। अगर मुझे पकड़ लिया गया, अजनबी बोला, तब हम तुम्हें निकाल लेंगे, लेकिन तुम्हारी जान खतरे में है, ये तुम्हारा फैसला है। नूर उल ऐन ने गहरा सांस लिया। मैं करूंगी, बलूचिस्तान के लिए। अगली सुबह नूर उल ऐन ने अपने गांव में कुछ अजीब सा महसूस किया। उसने देखा दो अजनबी मर्द जो अक्सर मदरसे के इर्द गिर्द घूमते थे, आज सुबह
बहुत जल्दी मस्जिद की तरफ जा रहे थे। एक ने इर्द गिर्द देखकर मदरसे की मस्जिद के पीछे मिट्टी से ढकी दीवार पर हाथ मारा। एक खुफिया दरवाजा थोड़ा सा हिला, फिर वो दोनों जल्दी से अंदर चले गए। नूरुल ऐन दूर एक दरख्त के पीछे छुपी ये सब देख रही थी। नूरुल ऐन के दिल की धड़कन तेज हो गई। वो दबे कदमों वहां पहुंची, दीवार पर हाथ मारा और दरवाजा हिल गया। दरवाजे के पीछे तंग सी पथरीली राहदारी थी। अंधेरे में नमी और सर्दी महसूस हो रही थी। जमीन गीली थी, जैसे अक्सर राहदारी से इस्तेमाल होने वाला रास्ता हो। नूरुल ऐन ने अंदर जाने की हिम्मत ना की, लेकिन उसने वो रास्ता गौर से देख लिया। कितने कदम का फासला, किस तरफ मुड़ता है, कौन सा निशान है, वो सब याद कर लिया। वापसी पर नूरुल ऐन तेजी से वापस पलटी। चेहरा पसीने से भीगा हुआ था, लेकिन उसने चुपचाप सब कुछ याद रखा। उसने फौरन वो मोबाइल निकाला जो खुफिया एजेंसी ने उसे दिया था। फोन मिलाया। उधर से आवाज आई, हाँ बोल रही हो? नूरुल ऐन ने तेज सांसों के साथ कहा, मदरसे की मस्जिद के पीछे एक खुफिया दरवाजा है, अंदर एक तंग सरंग है, वो उस रास्ते से निकल जाते हैं। अगर उन्हें रोका ना गया तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। अगले ही लम्हे इदारे के लोग गांव के बाहर आ गए, मगर बगैर किसी शोर शराबे के। ना कोई वर्दी ना हथियार बाहर निकाले गए, बस वो सरंग के दोनों सरों पर छुपकर बैठ गए। ऑपरेशन कुछ देर बाद सरंग से वही दुश्मन के आदमी बाहर निकले। जैसे ही वो निकले, इदारे के लोगों ने दबोच लिया, बगैर गोली चलाए, बगैर खून बहाए। उनके पास नक्शे थे, बारूद के नमूने और दुश्मन के बड़े नेटवर्क की मालूमात। नूरुल ऐन दूर खड़ी सब देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो आंसू खुशी के थे। इदारे के एक आदमी ने आकर कहा, ये सब तुम्हारी वजह से मुमकिन हुआ, लेकिन याद रखो तुम्हारा नाम कभी किसी को नहीं बताया जाएगा। नूरुल ऐन ने हल्की आवाज में कहा, बस मेरा बलोचिस्तान सलामत रहे, मेरा नाम किसी को न पता चले। कहते हैं बाज जंगे बंदूक से नहीं, आंख, दिल और हौसले से लड़ी जाती हैं, और उन जंगों के हीरो अक्सर गुमनाम रह जाते हैं। ये थी मिस्क ओरिजिनल की एक और कहानी उन गुमनाम मुहाफिजों की, जिनके बगैर ये वतन वतन नहीं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका इलाका महफूज रहे, तो नूरुल ऐन की तरह आंखें खुली रखो। कोई भी बात, कोई भी आदमी, कोई भी हरकत अगर गैर मामूली लगे तो अपने इदारों तक जरूर पहुंचाओ। तुम्हारी एक इत्तला पूरे वतन को बचा सकती है। चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो और आवाज बनो उन सच्चाइयों की जो अक्सर पर्दों में छुपी रहती है। पाकिस्तान जिंदाबाद।